नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेटम अकेडमी में। हमने इसकी पिछली कक्षा में यहाँ तक लगाया था, मुझे लगा कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। फिर से मैं आप लोगों को ये सवाल बता देता हूँ। देखो भाई, गणित ऐसी सब्जेक्ट है जितना आप रिवीजन, जितना एग्जाम्पल, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मस्त आपको याद होगा। याद होगा मतलब स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने का मतलब देखिए ये सवाल है। देखो पहली बात, आपके पास टाइम पूरा मिलेगा, आपको पेपर को सॉल्व करने पूरा टाइम मिलेगा। अभी आप देखिए आपका क्या है प्रश्न संख्या। देखिए प्रश्न क्या है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान संभव है जिसके लिए 4n का अंक 0 पर समाप्त होता है। कहने का मतलब ये है, मैं समझाता हूँ। 0 पर समाप्त होने का मतलब ये है कि 4n की जगह पे आप n की जगह पे क्या देखिए क्या कहा है, n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हमने आपको क्या बताया था, n बराबर आपको 1 2 3 से लेकर अनंत तक। ठीक, इसी तरीके से आपका प्राकृत संख्या है। कहने का मतलब है आप इनमें से कोई भी संख्या रखिए एक की जगह पे, n की जगह पे, कि आपका मान 2 अंक का मिले। मतलब देखिए 0 लाना है तो 2 अंक होना चाहिए। जैसे देखिए 10, अभी देखिए मान लीजिए हमने 4n की जगह पे हमने एक मान रखा और हम मान लेते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ गया 10। ठीक, अगर हम मान लेंगे कि हमारा रिजल्ट 10 आया तो ये जो है ये क्वेश्चन में हम बता देंगे कि n बराबर हम 1 रखने पर 0 पा जाएंगे। क्योंकि देखिए ये गलत है। ठीक, 4 1 का मतलब होगा 4 ही। आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप n की जगह पे ऐसी संख्या रखिए कि जो कि हमें रिजल्ट में इकाई अंक हमको 10 या मतलब 0 मिले, इकाई अंक हमको 0 मिले। लेकिन देखिए क्या होगा कि आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर एक संख्या रखेंगे इस तरीके से आपको पता नहीं चलेगा। आपको हम बताते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का जो ये समझिए, एक अंकगणित आधारभूत प्रमेय का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। जो देखिए अगर एक क्वेश्चन आप में छपा ना, पक्का 5 नंबर का होगा, उससे कम का तो छपेगा ही नहीं। अब इसमें लगाना कुछ नहीं है। अभी देखिए हम आपको बता रहे हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहेगी, देखिए वो उसका कहने का मतलब ये क्या है, जो कोई भी मूल संख्या होगी, देखिए कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अभी हम आपको बता रहे हैं कि आधारभूत प्रमेय क्या, अंकगणित की आधारभूत। देखिए किसी भी थोड़ा शुद्ध लिखे ना तब मजा आएगा आप लोगों को। किसी भी, ओए यार बार बार गलत हो जा रहा है, थोड़ा स्पेस भी बीच में लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब आप क्या समझे, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का सीधा सा मतलब है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही है। ठीक, आप समझिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के जो आप तोड़ मटोड़ के उतना बड़ा लिखा है ना, इसका मतलब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। ठीक, इसमें एक लाइन और है, आपको बता देते हैं। जैसे जो ये अभाज्य गुणनखंड होंगे ना, ये अद्वितीय होंगे। अद्वितीय मतलब ये होता है कि जैसे देखिए उनके क्रम को नज़रअंदाज करके आप किसी भी तरीके से लिखेंगे तो आपका वही गुणनफल देगा। देखिए जो मूल संख्या होगी ना,
वो देखिए अगर इसको देखिए जैसे इधर उधर लिखेंगे तब भी आपका रिजल्ट वही आएगा जो पहले था। ये नहीं कि आप संख्या को इधर उधर लिखेंगे तो आपका रिजल्ट अलग हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपको बता दें 2 7 गुणे 9, ठीक। अगर इसके बराबर जो आएगा वही इसके बराबर आएगा, ठीक। कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब इनके क्रम को चाहे जैसे लिखिए आपका रिजल्ट वही आएगा। तो देखिए अब ये देखिए ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका। आप देखेंगे एनसीईआरटी में ये पहले एग्जाम्पल दिया, बच्चे इसको समझते नहीं और टीचर इसको पढ़ाना भी नहीं चाहते जल्दी। देखिए हम बता क्या रहे हैं। अब देखिए आप समझिए n बराबर क्या है। n एक प्राकृतिक संख्या है। तो पहली बात आपको n जानना चाहिए। इसकी पहली कक्षा में हमने आपको बताया वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक बताया, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक बताया, शून्य को बताया, पूर्ण संख्याएं बताया, प्राकृतिक संख्याएं बताया, ठीक। ये सब हमने पिछली कक्षाओं में जिक्र कर लिया, ठीक। आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, n एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम n को मान लेते हैं, n क्या है हमारा, n प्राकृतिक संख्या। तो आपको एक बता देते हैं n को कहाँ से हम प्राकृतिक संख्या। देखिए इसमें जीरो नहीं होगा, प्राकृत मतलब होता है जीरो, इसमें नहीं होगा। जीरो की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी, ठीक। तो इसमें आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, इसी तरह से आप अनंत तक जाएंगे, ठीक। यही क्रम आपका अनंत तक जाएगा, ठीक। समझ रहे हैं कि नहीं आप, यही क्रम आपका अनंत तक जाएगा। अभी देखिए हम क्या लिखेंगे। अभी देखिए आपको हम और कुछ बता रहे हैं, जैसे ध्यान से सुनिएगा। जो ये मैं बात बोल रहा हूँ आप ध्यान से अपने दिमाग में सोचिए एक बार। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो मूल संख्या का गुणन, जो अभाज्य गुणनखंड होगा तो उस संख्या को भी वो पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक। समझिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, फिर से सुनिए। जो मूल संख्या के अभाज्य गुणनखंड होंगे ना, वो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करेंगे। देखिए जैसे हम उदाहरण के लिए आपको बता दें, देखिए हमारी मूल संख्या क्या है। अभी क्वेश्चन नहीं हम लगा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन लिखा बहुत, ये देखिए क्वेश्चन की भाषा कठिन है, पर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो समझ जाएंगे क्या। इसलिए मैं ये सब आपको अलग से करवा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट समझ जाएं। इसमें लगाना कुछ नहीं, बस यही प्रमेय लिखना है। अभी देखिए हम बता रहे हैं आपको, जैसे 20 का आप क्या करेंगे, 20 के पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए मैंने जो कहा कि जो मूल संख्या के अभाज्य गुणनखंड होंगे उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेंगे, ठीक। जो मूल संख्या के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो मूल संख्या को विभाजित करेंगे। हमारी मूल संख्या क्या है, 20 को हमने माना, ठीक। तो 20 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड। आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है कि आप समझिए कि जो अभाज्य संख्याएं होती हमारी वही अभाज्य गुणनखंड निकालने में सहयोगी करेंगी। मतलब वही उसी संख्याओं से हम इस संख्या को काटेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटेगी। समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूँ। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी। आपको और इनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 ही गुणनखंड का मतलब है ये संख्या केवल 2 ही अंक से कटेंगी। कहने का मतलब एक होगा और एक स्वयं होगा। एग्जाम्पल के लिए आप 2 समझिए। 2 क्या है, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको आप सम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। अभी देखिए किससे कटेगा, एक तो 1 से कटेगा और एक 2 से कटेगा। कहने का मतलब ये देखिए केवल 2 ही संख्याओं से कट रहा है, ठीक। समझिए तो यही 2 संख्याएं क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये देखिए ये इस संख्या के गुणनखंड हो गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया 3, तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। कहने का मतलब यही है अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। अभी देखिए हम चलते हैं इसमें। अभी देखिए गुणनखंड, जो गुणनखंड आप निकालेंगे क्या कहा गया, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हम उन्हीं संख्याओं से काटेंगे जो अभाज्य संख्याएं होंगी। तो देखिए पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे, छोटी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे। अभी हम आपको कुछ लिख के बता देते कौन सी अभाज्य संख्या है। जैसे देखिए हम कुछ लिख दे रहे हैं, उतने के अंदर में आपको पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस आप उतना याद कर लीजिए। 10 वालों के लिए आपको ज़्यादा याद नहीं करना। अभी देखिए आपको याद कर लीजिए दिमाग में, बस यही इतनी संख्या है, 3 5 7 11 17, आप उसके बाद 19, ठीक। ये हो गई आपकी संख्या। आप समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, यही इतनी संख्याओं को आप याद कर लीजिएगा। पहले आप इसमें किससे ट्राई करेंगे, जैसे आपको इस संख्या गुणनखंड निकालना है तो आप किस संख्या से ट्राई करेंगे, पहले आप 2 से करेंगे ट्राई। देखिए 2 से ट्राई करेंगे तो 2 से अगर कट गया तो ठीक है, नहीं तो हम उसके बाद वाली ट्राई करेंगे। उसके बाद देखिए फिर इसको हम इसी तरह का काटेंगे तो इसका होगा हमारा 2 5 10 आएगा। उसके बाद देखिए हमारा 5 बचा, 5 इसमें है ना,
तो 5 इसमें है तो खुद ही हम 5 लिख लेंगे बस। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, 2 × 2, उसके बाद हमारा होगा ×5। क्या हो गया हमारा ये 20 के गुणनखंड हो गए। ठीक, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 1 2 है तो आप इसके 2 लिख के उसके ऊपर 2 लिखिए। देखिए ये हो गया, फिर उसके बाद आप 5 लिख देंगे। ये हो गया आपका अभाज्य संख्या के गुणनखंड। देखिए आप इस तरीके से नहीं इसको लिख सकते हैं। आप ये लिखेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ये क्या कहती है प्रमेय क्या कह रही थी हमारी, अंकगणित के आधार किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या हमारी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है? नहीं, ये है भाज्य संख्या। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। यही आपका अद्वितीय होता है, यही हम बता रहे थे इतनी देर से। तो इनके क्रम में बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने इसको एक बार सीख लिया ना तो अभी देखिए बहुत से एग्जाम्पल हैं। अभी आप अपनी बुक्स में जिस अगर एनसीईआरटी में तो समझ लीजिए कम ही क्वेश्चन है, लेकिन अन्य बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जो आपके एग्जाम में आते हैं, बस वहीं से आता ही है। बाहर बुक से नहीं आएगा, जो बाहर से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी का विशेष एग्जाम्पल जो होते हैं उनको ज़रूर लगा के जाइएगा। अभी देखिए क्या कर रहा है, देखिए 4n। अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक, स्टेप 1। तो 4n में हमारी मूल संख्या क्या है, मूल संख्या 4 है। तो अभी देखिए 4 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभाज्य निकालना है, तो समझिए बात को। अभाज्य मतलब देखिए ये हो गया 1 2 फिर 1 2, ये हो गया इस संख्या के हो गया अभाज्य गुणनखंड। आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और इसका है। ठीक, अभी देखिए गुणे में घात जुड़ती है। देखिए एक घात और एक घात दोनों एक साथ लिख सकते हैं, 2 × 2 है। देखिए जब इस तरीके से होना तो बस इसको और इसको दोनों को एक साथ लिख दीजिए, बस गुणे में हो जाएंगे ना। अभी देखिए यहाँ पे 2 अगर होता ना तो यहाँ पे 4 हो जाता, 2 × 2 करके। ठीक, लेकिन अभी देखिए हम आगे आपको बताएंगे द्विघात समीकरण में बहुत यूज होता है। इसको हम इरेज करते हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ हमारा, अब देखिए हमारा आंसर लिखने का टाइम आ गया। ठीक, अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपने इतना कर दिया, समझ लिया आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ लाइनें लिखेंगे, आपको ये लाइनें याद कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी हो, बस आपको ये अंक बदलना होगा। जो उसमें मूल संख्या होगी आप उस लाइन में उस चीज़ में आप उस अंक को लिख देंगे, तो आपका आंसर वो सही हो जाएगा। अभी देखिए हम पहले इसको इरेज कर दें। अब देखिए लिखेंगे आप यहाँ आपको एक बात और बता दें। देखिए अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में अगर 5 है तभी वो संख्या का इकाई अंक 0 बनेगा। ठीक, अगर 5 नहीं है तो आप कुछ भी अंक रखेंगे n प्राकृतिक संख्याओं का तो आप इकाई अंक 0 नहीं ला सकते। ये असंभव नहीं, ये सत्य है। अगर इसके गुणनखंड में मान लीजिए 2 × 5 आ जाता, समझिए बात को मेरी, अगर यहाँ 2 × 5 आ जाता तो आप कई अंक इसमें से रखते हैं, आपको रिजल्ट ज़रूर मिल जाता, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता। लेकिन इसमें क्या है, देखिए क्या है, देखिए क्या है, दी हुई, आपको ये लाइन याद रखना बस, दी हुई मूल संख्या मूल संख्या 4n के अभाज्य गुणनखंडों में
गुणनखंडों में आप ध्यान से देखिए, अभी लिख रहे हैं ना, अभी आपको समझाएंगे। 5 5 नहीं है, नहीं है तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रमेय के अनुसार प्रमेय के अनुसार प्रमेय के अनुसार n का कोई भी मान संभव नहीं है जो शून्य पर समाप्त हो। कहने का मतलब ये समझिए, ये क्या है, ये आप एक लाइन, ये जितनी लाइन बस याद रख लीजिएगा, ये जो फॉर्मेट है उस संख्या का लिख लीजिएगा और आप ये लाइन लिखिए। देखिए आपको हम क्या बता रहे हैं, आपको अभी आप ये लाइन लिख लेंगे, ठीक। इस संख्या को ध्यान से लिख, अगर देखिए आपको एग्जाम में यहाँ पे 6n मिला, ठीक, तो 6n मूल संख्या हो जाएगी और इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 3, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे 2n, उसके बाद × 3n, ठीक। आप ये लाइन यहाँ इस जगह पे लिख लीजिए, इस जगह पे लिखेंगे। उसके बाद आपको यही लाइन लिखनी है, क्या, दी हुई संख्या की मूल संख्या, ये जहाँ 4n है आप यहाँ पे 6n लिखेंगे के अनुसार अभाज्य गुणनखंडों में 5 का 5 ही रहेगा, ठीक। नहीं है तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार n का, ये n यहीं रहेगा, n का कोई भी मान संभव नहीं है जो 0 पर समाप्त हो। ऐसा क्यों हुआ, देखिए अगर ये गुणनखंड में आता 5, समझिए बात को, अगर ये गुणनखंड पे आता 5, अगर ये गुणनखंड में 5 आ जाता तो 5 उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करता, और 5 किसी संख्या को कब विभाजित करेगा, जब, समझिए बात को, अगर 5 उस संख्या को विभाजित कब करेगा, या तो उस संख्या के अंत में 5 हो या तो 0 हो, बस 5 की विभाज्यता का नियम यही है। 5 उन्हीं संख्याओं को विभाजित करेगा जिनके अंत में 5 हो या 0 हो। उदाहरण के लिए आप देखिए 15, आप देखिए 10, आप देखिए 65, आप देखेंगे 60। देखिए 5 के विभाज्यता का नियम क्या है, देखिए अंत में या तो 5 हो अब या तो 0 हो, तो ये कब होगा, अभी इन संख्याओं का आप गुणनखंड निकालेंगे। देखिए आप अगर किसका 15 का आप गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो इसका क्या होगा, 3 × 5 तो 5 आया ना। तो इस संख्या के लिए n का मान संभव होगा जो इसको इस पर 0 दे। अभी आप एग्जांपल के लिए इसमें ट्राई करेंगे ना, एक एक मान रखते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी तरीके से आप रखते जाएंगे तो आपको कोई न कोई मान, एक ही नहीं, इनकी संख्याएं जब होंगी अनंत होंगी ना, तो आप समझ लिए अनंत बार ही आपको 0 मिल जाएगा। उसमें जरूरी कोई लिखित थोड़ी है कि आप n = 2 लिखेंगे तो इसके बाद अगली संख्या नहीं मिलेगी जो उसको 0 पर समाप्त करे। अब चलिए, हमें लगता है कि आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन देखिए इतना छोटा, ठीक। अभी देखिए ये सब जो हमने किया ना, इतना ये सब आपको समझाने के लिए किया, बस हमको आंसर कैसे लिखना, बस यही, इसको लाइन को याद कर लीजिएगा और ये वाला सिस्टम करना जान जाइएगा। जैसे देखिए 6n हमने बताया 2 × 3, ये 2 × 3 कहाँ से आया, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड है। आप अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए 6 है, हम पहले अभाज्य संख्या आपको बता दें। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना काटे। तो आप देखिए 6 है ना, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, छोटी शुरू करते 2 3 5 6 5 7 11 17 19, तो पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। क्या हमारी छोटी है 2 2 2 3 6, उसके बाद देखिए क्या 3, अब इसमें हम चेक करेंगे किससे कटेगा, तो हमारा 3 से कटेगा, तो बस खेल खत्म। तो यहीं से हमारा देखिए 2 और 3 यहीं से आया, ठीक।
अगर कोई कंफ्यूज हो तो आप हिचकिचाइएगा मत, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे। बहुत आसान होती है गणित, तो बहुत आसान होती है, बस आपको समझनी चाहिए। अभी देखिए क्या है, ये हमारा उदाहरण तो 2 है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2, वो तो हमारा 1 था, ये हमारा 2 है। अब इसको देखिए समझिए क्या कहा है, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड फिर से हम आपको बता देते हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, फिर से सुनिए आप, अभाज्य संख्याएं वो हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटें। तो कहने का मतलब ये है, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में वही संख्याएं होंगी जो एक और स्वयं से ही कटेंगी, अन्य से नहीं कटेंगी। अब 20 में भी वही होगा। अभी देखिए आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया, हमारी अभाज्य संख्याएं आपको हमने कहा कुछ याद कर लीजिएगा, उसी के अंदर आपका सब काम हो जाएगा। पहले हम फिर से आपको अभाज्य संख्या लिख दें ताकि आपको याद रहे बराबर से, भूलने का नहीं ना डरने का, हम हैं तो डरने का नहीं। देखिए हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं आपको हमने बताया एक और स्वयं से ही कटेंगे, अन्य किसी से ना कटेंगे। इनके 2 ही गुणनखंड होंगे, एक तो स्वयं होंगी, एक तो एक होगा। ठीक, अभी देखिए 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 17। ठीक, आपके हो गए। ठीक, आपके इन्हीं में सिमट जाएगा पूरा समझ लीजिए आप। 10 में जब भी अभाज्य संख्याओं से कोई क्वेश्चन सेट होगा ना, तो इतने संख्याओं में वो सिमट के रह जाएगा, मतलब इतने में समाप्त हो जाएगा। अभी देखिए क्या है, हमारी पहली मूल संख्या क्या है, 6, और दूसरी क्या है, 20। ठीक, समझिए। अभी देखिए क्या है, 6 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे तो कितना, 2 से काटेंगे तो 2 से काटा, फिर उसके बाद 3 खुद बचेगा। ठीक, देखिए जब आप अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो गुणे का इसमें साइन लगाना जरूरी है। ठीक है, गुणे का साइन लगाना जरूरी है। अब देखिए 20 का कैसे निकालेंगे, देखिए हम बता दें, ये बार मैं क्या हूँ आपको बता रहा हूँ ताकि आप भूलें ना। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, ये जो मूल संख्या है आप इसको भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। जैसे ये 6 है ना, इसको आप भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। भाज्य संख्या फिर से आपको बता दें, भाज्य संख्या वे होती हैं, भाज्य संख्याएं। आपको एक बहुत आगे की बात बता दूं, भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं का गुणनफल ही होती हैं। अभी देखिए क्या हो गया, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 क्या है आपकी भाज्य संख्या। बस आप शॉर्ट ट्रिक याद करिए, बस शॉर्ट। अगर कोई पहचानने को कहे क्या है, ऐसे संख्या लिख के दे दे कि बताओ ये भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, तो आप क्या कहेंगे, आप उनके गुणनफल करेंगे। देखिए पहले आप पहचानेंगे कि उसमें अभाज्य संख्याएं क्या हैं। अभाज्य संख्या क्या है, 2 और 3, इनका गुणनफल भाज्य संख्या। फिर भी आपको इसकी परिभाषा बता दें, भाज्य संख्या वो होते हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य भी संख्या से कटें। जैसे 6 है, देखिए 6 किससे कटा, पहली बात तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक, समझ गए ना, 3 हो गए ना इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके हो गए। अभी देखिए 20 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें पहले अभाज्य संख्याओं जान लेनी है। हमारी अभाज्य संख्याएं क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 17। ठीक, आसान बात हम समझ। तो हम पहले देखिए अभाज्य जो गुणनखंड निकालेंगे उसके लिए हम पहले इसमें सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है अभाज्य संख्या में, 2। हम पहले 2 से काटेंगे 20 को, तो 2 से काटने पर हमारा 2 10 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर देखेंगे 10 है ना हमारे पास। इसके बाद देखेंगे इसमें से फिर से हम इसी स्टार्ट करेंगे, 2 पहले 2 से चेक करेंगे, 2 5 10। देखिए एक बात और आपको बता दें, अगर 2 से नहीं करता तो 3 से ट्राई करते, 3 से नहीं करता तो 5 से ट्राई करते, 5 से नहीं करता तो 7 से, 11 से, 17। अगर हमें पता चल जाता है किसी से नहीं कटेगी तो वो संख्या को सेम वही हो गई। जैसे देखिए आपका, जैसे आप देख सकते हैं बहुत संख्याएं हैं, जैसे 17 है। अभी देखिए 17 बड़े बच्चा, इसमें 2 से काटेगा, 3 से काटेगा, 5 से काटेगा, 7 से काटेगा। जब नहीं कटेगा तो डायरेक्ट उसी को लिख देना है, जो ना कट आपकी हमने आपको बताया ना। अभाज्य संख्या फिर से बता दें, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से नहीं कटेगी। फिर से सुनो, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। ठीक, फिर से समझिए, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटेगी। और भाज्य संख्या क्या होंगी,
भाज्य संख्या वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को भी हम कह सकते हैं भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या की परिभाषा ये है उसके एक से अधिक गुणनफल होंगे, ठीक, एक से अधिक गुणनखंड होंगे और ये संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हों, बस। अभी देखिए हमारा यहाँ 5 आ गया तो 5 से हम 5 को खुद काट देंगे तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे। अभी इसको देखिए एक गिनती करिए, 1 2 2 है ना, तो पहले 2 लिखिए और 2 के ऊपर वही घात लगा दीजिए जितनी बार है वो। उसके बाद आपका सिंगल 5 है तो 5 लिख दीजिए। तो देखिए हो गया ना, ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया गुणनखंड। इसको कहते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड नहीं, इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अगर गुणनखंड कहेंगे तो बहुत अंतर हो जाएगा। अभी देखिए हम आपको बता रहे हैं अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड, नॉर्मल गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर है अभी आपको बता दें। देखिए अगर ये 20 है ना, अगर 20 का आपको सिंपल सा गुणनखंड पूछना ना, कई हो जाते हैं सिंपल गुणनखंड। अगर इसमें शर्त नहीं दी है अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो अब आप अगर 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये निकलेगा, ठीक, ये निकला। अभी लेकिन इसमें अगर नहीं कहा कि गुणनखंड निकालो, ठीक, किसी संख्या गुणनखंड, जैसे 20 गुणनखंड क्या है, गुणनखंड का मतलब है वे संख्याएं जो इस मूल संख्या को काट दें। देखो भाई इसमें 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 2 के बाद 3 से नहीं काटेगा, 4 से काटेगा, 5 से काटेगा, 6 25 30 हो जाए, 6 से नहीं काटेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से काटेगा और एक तो 20 से खुद कटेगा। तो ये किसी संख्या के गुणनखंड हो गए। और लेकिन देखिए 20 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, ठीक। अभी देखिए क्या है, इसको आप देखिए कितने हो गए, और अभाज्य गुणनखंड केवल ये हैं। तो समझिए अभाज्य गुणनखंड क्या है, क्योंकि इसमें केवल अभाज्य संख्या है। इसमें देखिए ये अभाज्य, ये भाज्य, ये अभाज्य, ये भाज्य, ये भाज्य, समझ गए ना। अभी चलिए हम देखिए सवाल क्या है हमारा, उस पर ज़्यादा केंद्रित करते हैं। देखिए जब आप संख्याओं का ज्ञान समझ गए हैं तो संख्या क्वेश्चन के अनुसार ही आपको करना है, ठीक। तो देखिए हमारा क्या है, अब देखते हैं लासा कैसे निकालते हैं। जैसे कहा कि इसमें कहा ना अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालिए और मासा निकालिए, यानी एलसीएम और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो आपको निकालने के लिए पहले देखिए एलसीएम निकालने के लिए बहुत आसान, बस इसको याद कर लीजिए, यही हमेशा हर एक में फॉलो करना। आपको जैसे एलसीएम निकालना है, ठीक, एलसीएम, तो ठीक पहले आपको देखना कि तीनों में कौन सा चीज़, जैसे 2 है, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, अभी आगे 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती। तो पहले आप किसी पहले अंक को उठाइए, जैसे सबसे छोटा 2 है तो मिलाएंगे कि तीनों में कितना है, चारों में कितना है। देखिए पहले क्या 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो अब इसमें से कौन लिखना है, देखो इसमें भी 2 है, इसमें 2 स्क्वायर है, ठीक। तो इसमें से कौन लिखेंगे, ठीक, तो आप इसमें सबसे बड़ी वाली घात लिखेंगे। एलसीएम निकालते वक्त सबसे बड़ी वाली घात क्या, 2 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इनटू, उसके बाद हम देखेंगे क्या कोई संख्या अकेले है या 2 में है या 3 में ही है, तो उसी अनुसार लिखेंगे। देखिए जैसे ये 3 का होता तो मान लीजिए 2 में ही है, तो जैसे 2 में है तो पहले 2 वाला। अभी देखिए यहाँ पे 5 बचा, 3 बचा, तो आपको सेम टू सेम उसी तरह लिख लेना है। ये हो गया आपका एलसीएम। अब एचसीएफ में ज़्यादा अंतर नहीं है, एचसीएफ तो बहुत आसान है, बस आपको याद रख लेना है। एचसीएफ आपको निकालना कैसे है, देखिए ध्यान से। एचसीएफ निकालने के लिए आपको कॉमन होना जरूरी है, तीनों में हो या दोनों में। देखिए अगर इसमें कोई कॉमन ना होता, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए, अगर इसमें कोई कॉमन ना होता तो आपका क्या रिजल्ट होता। चलिए ठीक है, छोटा होगा कोई बात नहीं। अगर इसमें कोई आपका कॉमन ना होता तो क्या होता, आपका एचसीएफ 1 होता, ठीक, समझ लीजिए बात को। अगर इसमें भी कोई गुणनखंड कॉमन ना होता तो आपका एचसीएफ 1 होगा, ठीक। अभी देखिए इसमें कॉमन है, ठीक, 2 कॉमन, इसमें 2 ये है, 2 स्क्वायर है, ये दोनों में है। इसमें से हम कौन सा लिखें, 2 सिंगल वाला 2 लिखें या 2 स्क्वायर, तो आपको सबसे छोटी वाला घात लिखना है, छोटी घात वाला, यानी 2, केवल 2 ही हमारा इसका एचसीएफ है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें प्रश्नावली भी हल करते चलना, लेकिन देखिए सब सवाल तो लगाना संभव है नहीं। फिर से हम आपको बता दें, सब सवाल लगाएंगे तो ये पूरा नहीं होगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा, हम लगाते ही रह जाएंगे। बस आपको समझ लीजिए कि सवाल यही रहेंगे, बस अंक यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, बस इस बात को ध्यान रखिए। अब चलिए हम आगे चलते हैं।
अब ये देखिए क्या है, ये देखिए वही है, अभाज्य गुणनखंड b द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये देखिए एग्जाम्पल, इसको आप कर लीजिएगा, अगर ना हो तो इसको कमेंट कीजिएगा, हम लगा देंगे। ठीक, वैसे तो लग जाए। देखिए इसका कैसे, इस तरह आप निकाल लीजिएगा, पहले एच का निकालिएगा वो अभाज्य गुणनखंड, इसी तरह 404 का हम आपको बता दे रहे हैं, इसी तरीके से आप निकालिएगा। ठीक, उसके बाद निकाल के एक तरफ निकालिए। उसके बाद एलसीएम के लिए आपको छांटना कौन दोनों में कॉमन है, तो उसकी पहले बड़ी घात लिखना, फिर चेक करना कोई और तो नहीं कॉमन, फिर उसकी बड़ी घात, उसके बाद जो सिंगल सिंगल होंगे अकेले अकेले उन सबको लिखना। इससे के लिए सबसे आसान, पहले देखना जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी, दोनों में कॉमन होगी, बस आपको उसकी सबसे छोटी घात को लिख लेना, बस आप सॉल्व कर जाएंगे सवाल को। चलिए अब अगला देखते। देखो भाई मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट सवाल तो आपको करवा नहीं सकते हम। देखिए हम मेन सवाल करवा रहे हैं कि इसकी इसी पे आधार पर बस यही अंक चेंज होगा। इसके पहले देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम तो सेम हुई है। तो यहाँ देखिए क्या 6 और 20, ठीक। और यहाँ क्या है आपका 96 और 404। देखो एकदम सेम टू सेम, तो छपेगा नहीं क्वेश्चन, बस अंक चेंज करते हैं। अभी देखिए हमारी ये प्रश्नावली 1.1 का 1.1 का ये पहला प्रश्नावली 1.1 या प्रश्नावली 1.1, ठीक। अब देखिए क्या कहा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी देखिए आपको कौन सा इसमें जो बड़ा लगेगा हम वही करेंगे, ठीक। बाकी और 4 को आपको करना, ठीक। अभी देखिए हम क्या करते हैं, इसको 7, 4, 2, 9 वाले को हम करते हैं, ठीक। ध्यान से देखिए, केवल इसमें से हम एक करेंगे, ठीक। आप इसलिए मैं बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको छोटा करने में कोई दिक्कत ना हो। बड़ा कर देंगे ना तो छोटा में दिक्कत होगी नहीं। तो देखिए हमारा क्या 7, 4, 2, 9, ठीक। अभी हमारी पहले क्या है, पहले हम अभाज्य संख्या आपको बता दें। अभाज्य संख्या क्या है, मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये रटने वाली चीज़ें नहीं होती, जो गणित होती है ना। देखिए आप कितना रटेंगे, इसका कोई क्या ये लिमिट है क्या। अभी इसमें बहुत से अंक बदल दे, बहुत से बड़े कर दें, तो क्या करेंगे आप, पहले अभाज्य संख्याओं के डिफिनेशन जान ले। अभाज्य संख्याएं वही होती है जो एक और स्वयं के अलावा नहीं किसी से कटेंगी। अभी आपको हम कुछ लिख देते हैं, कुछ संख्याएं लिखते हैं तो उतने में कट कुट के सब खत्म हो जाता है। अभी देखिए इसमें आप लिख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 17, ठीक। इसी तरह आपका चलता जाएगा। फिर हमने इसकी परिभाषा बताई। पहले हम ट्राई क्या करते हैं, पहले छोटी संख्या से ट्राई करेंगे। 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से कटने के लिए आपको देखिए आपका 3 का विभाज्यता का नियम, देखिए 3 से तो ये कटेगा पक्का। कितना हो गया आपका 4, ये देखिए कितना है 11। अभी देखिए 3 से ट्राई करते हैं हम। 3, 6 होगा, ठीक। 3 से 12 होगा, 12 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद आप इसी तरीके से करेंगे। 3 से 12, 2, 3 7 21, 3 7 21 या किस संख्या से करेगा ये, 3 से भी नहीं करेगा क्या। 3 से कटने के लिए आपको इन संख्याओं का योग कर लीजिए पहले। 7, 4, 11, 11, 11, 2, 13 और 13, 9 कितना होगा, 7, 3, 10, 11, 2, 13, 13, 7, 20, 20, 2, 22, 22 क्या कटेगा, नहीं कटेगा इससे, ठीक। ये क्या है 22 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। समझ रहे हैं ना आप देखिए आपको एक विभाज्यता का और नियम याद रख लेना। 3 से वे संख्याएं कटती हैं जो ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं का योग अगर कट गया 3 से तो ये संख्या कट जाएंगी। अब देखिए हमारी संख्या क्या बची, ना ये हमारा 3 से कटा, ना हमारा 2 से कटा। तो अब किससे काटेंगे हम इसको, इसके आगे क्या करेंगे, 5 है, 5 से कटेगा। देखिए 5 से कटने के लिए हमने इसके पहले वाले सवाल में जो 4 आने वाला था उसमें हमने बताया था जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वो संख्या से कटेगा, ठीक। समझिए बात को, वो संख्या से कटेगा। तो इसमें अब क्या है अगला, अब 7। अभी 7 से हम चेक कर ले देते हैं, ठीक। 7 से हम चेक करेंगे, ठीक। अब 7 से हम चेक करते हैं, 7 एकम 7, ठीक। देखिए ये जो 7 से हम कर रहे हैं इसमें भाग दे रहे हैं। भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो नीचे रखते हैं, फिर इसमें किसी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, जो भागफल हमारा आएगा नीचे, बस भागफल से ही हम करते जाते हैं। तो 7 आएगा। देखिए 4 छोटा है तो आप यहाँ पे 0 लगाएं। 7 42, ये भी नहीं कटा।
ठीक, ये भी नहीं कटा। अभी देखिए आप इसी तरीके से आप चलते जाएंगे, चलते चलते आगे बढ़ते जाएंगे। शायद मुझे लग रहा है सवाल या तो गलत प्रिंट हो गया होगा, नहीं तो इतने में कट जाना चाहिए। चलिए ठीक है, एक बार देखते हैं 11 से। अब देखिए 66 हो गया। अभी अगर 11 से नहीं कटाना तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हुआ है लिखने में। अभी आप 11 से हम इसको काटेंगे, 66 हो गया। 66 में से देखिए 74 में से 66 जाएगा, कितना बचेगा आपका 40 वो हो जाएगा। उसके बाद 70 हो जाएगा, 4 4 8 8 2 यानी 82 हो गया। यहाँ पे आपका 82 हो गया। ठीक, आप समझिए भाग को लगाना आपको आता ही होगा ना। तभी देखिए क्या होगा, 11 7 77, 11 से 88 यानी 77, 3 कितना होगा 11 7 77, इसको 7 लिखिएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, 77 में आप कितना कम है, 77 में कितना जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा। देखिए 77 में आप 3 जोड़ेंगे 80, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 5, उसके बाद देखिए अब 5 हो गया तो 59, 59 में भाग जाएगा 11 कि नहीं। यार मुझे लगता है ये तो गलत हुआ है, या तो गलत हुआ है या तो बड़ी बड़ी संख्याओं से कटेगा। ठीक, इसके आगे 17 से क्या कटेगा, रुको यार चेक करते हैं फिर से। 17 से कितना 7, क्या गलत हो गया क्या यार, गलत को नहीं छपा। 7 4 2 9, फिर से हम ट्राई करते हैं। अब की बार 17 से काटते हैं। ठीक, 11 से कटा नहीं। इसके बाद अगर इस समय 17 से नहीं कटा, या तो गलत लिखा या तो इसके आगे बड़ी संख्या से कटेगा। ठीक, मुख्यतः यार 10 में इतना टफ क्वेश्चन छपेगा नहीं, बस समझ लीजिएगा। अब तो हम क्या करेंगे, 17 से आप इसको काटिएगा, उसके बाद जो बचेगा आप हल करिएगा। उसके बाद देखिए क्या हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित, रुकिए इसको छोड़िए, हम इसके अलावा दूसरा कोई सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक, ये बड़ा, इतना बड़ा यार क्वेश्चन अगर छपेगा यार, इतना बड़ा इसमें क्वेश्चन छपता ही नहीं है। चलिए ठीक है, हम देखिए 500 वाला। ठीक, ये देखिए 500 संख्या को उठाते हैं। ठीक, मुझे लगता है ना ये प्रिंट में गलती हो गई पक्का। अभी देखिए क्या 500 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसको पहले हम क्या काटेंगे, देखिए अभाज्य संख्या है, हमने आपको बताया अभाज्य संख्याएं। ठीक, अभाज्य संख्या में हमने क्या पता, 2 3 5 7, उसके बाद 11, उसके बाद 17। ठीक, इसी तरीके से आप चलेंगे। देखिए ये क्या, ये देखिए 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो आप इसको किससे काटेंगे पहले, तो मैंने बोला सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले काटेंगे, उसके बाद हम बड़ी ट्राई करेंगे। उसके बाद ये देखिए 2 दूना 4, 2 25 10, ये होगा। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 25 10। अब देखिए ये कटेगा 5 से, क्योंकि मैंने बताया जिस संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो वो संख्या 5 से कटेगी। इसके पहले वाले सवाल में हमने लगाया था। अब देखिए हम 5 से इसको काटेंगे, 5 4 20 हो गया। इसके बाद सॉरी यार 20 4 लिखना वहाँ पे, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब आप 222 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 5 चौक 20 हो जाएगा, या 2 बचेगा तो आपका 25 हो जाएगा। ठीक, ये समझिए। देखिए हम फिर से आपको बता रहे हैं तो किस तरीके से आता है 45। देखिए 225 को अगर आप 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20। ठीक, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो फिर आपका 5 25। ये जो आपका जो भागफल है ना वही आप लिखते हैं, फिर अगली संख्या से ट्राई करते हैं। वो तब तक काटते हैं जब तक कि नीचे वाली संख्या भी अभाज्य संख्या ना हो जाए या तो 1 हो जाए। ठीक, देखिए आपका 9 हो गया। उसके बाद आप 3 से काटेंगे, उसके बाद आप फिर 3 से काटेंगे। देखिए 1 आ गया ना, यहाँ पे बस 1 आ जाए तो छोड़ दीजिएगा। अब इस संख्या का क्या होगा गुणनखंड, देखिए यही लिखेंगे हम। 500 को लिखेंगे कैसे, पहले आप 2 2 कितना 1 2 2 है तो 2 की घात आप 2 लिखेंगे, 5 2 है तो 5 की घात 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 2 है तो 3 की घात 2 लिखेंगे। ठीक, आपका यही आंसर है। आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। ये वाला पता नहीं यार, ये वाला क्यों नहीं लग रहा है, या तो और बड़ी संख्या से कटेगा या तो मैं प्रिंट गलत किया हूँ।
आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में अगर गलत प्रिंट हुआ होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मुझे लगता है या तो सही होगा या तो गलत प्रिंट होगा या तो और 17 से या तो ये देखिए पक्का मुझे लगता है 17 से कटेगा। ठीक, अभी देखिए 17 से एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 68 हो गया, 68 दो 70। इसके बाद 70 4 वहाँ 70 चौका 68। नहीं यार दिख तो नहीं रहा उसके। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला क्या हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ये देखिए हमने क्या आपको इसके पहले बताया था ना, जैसे कोई संख्या ए और बी यहाँ पे क्या पूर्णांक है, इनका क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक, यही हमको जांच करना, बस एक ही इसमें से लगाएंगे। चलिए हम कौन सा लगाते हैं, इसमें देखिए 2 वाला लगाते हैं। ठीक, हम 2 वाला लगाएंगे, बाकी 2 आप लगाएंगे। ठीक, अभी देखिए किसी संख्या का जो होता है, अभी देखिए इसमें क्या किसी संख्या का एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। ठीक, देखिए आपको हम बताते हैं कैसे। इसके कई तरीके आपको एलसीएम निकालने की, लेकिन जो आपको 10 बेस पे पढ़ना है बस आपको वही पढ़ना। देखिए किताबें इसीलिए बनाई जाती क्रमबद्ध ताकि आपका जो दिमाग है स्टेप बाय स्टेप विकसित होता रहे और थोड़ा थोड़ा ज्ञान उसमें जाता जाए। ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर देखिए आप लगातार, जैसे देखिए आपकी नसों में जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं डॉक्टर लोग, अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे ना तो मुझे लगता है आधा लीटर होगा। तो कभी कभी किसी के देखते होंगे शाम हो जाता होगा सुबह से चढ़ाते वक्त, उसको स्लो स्लो क्यों चढ़ाया जाता है, ताकि नसें फटे ना। तो समझ लीजिए उसी तरीके से दिमाग है, एकाएक आपको कुछ नहीं आएगा। या तो आप इतना कोशिश करेंगे कि इतना एक ही दिन में सब आ जाए तो संभव नहीं है। ठीक, इसे दिमाग पे लोड पड़ेगा। ठीक, ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके आप अपने दिमाग के मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, सोचने की क्षमता, कैलकुलेट करने की क्षमता। ये गणित क्यों है, ये देखिए आप इसका रेगुलर अध्ययन करेंगे ना तो आप हर एक विषय मास्टर बन सकते हैं। ये सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करने के लिए इस विषय को समझाया गया और इसका अपने जीवन में भी उपयोग करते हैं। टेक्निकल इंजीनियरिंग में पुल बनाने में, एटीसी छत बनाने में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, नहीं गणना का। जैसे देखिए हम जहाँ पे हैं इसका अभी एरिया है ना, इसका एरिया होगा ना कुछ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आप इसी तरीके से निकालते होंगे एरिया अपना। तो अभी देखिए हम 510 का निकालते हैं। पहले क्या 510 का पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो आपको निकालने के लिए पहले देखिए हम 2 सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ट्राई करेंगे। हमारी अभाज्य संख्या आपको फिर लिख दें हम, ताकि आप भूलें ना। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भूलें ना। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, उसके बाद 17। अभी देखिए अभाज्य संख्याएँ वो होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। फिर सुनिए, स्वयं और अन्य संख्या से ना कटे और इनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक, समझिए बात को। क्लास भले थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आपको बराबर, अगर एक बार देखिए, अगर नहीं समझ आया 2 बार, मुझे पक्का यकीन अगर 2 बार आप देख लें तो आप समझ लीजिए जो आपका पहला लेसन है वास्तविक संख्या। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाए, आप सॉल्व करेंगे आपको अच्छे खासे आपके नंबर मिल जाएंगे। अभी देखिए हमारा क्या है, ये देखिए क्या 510 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, पहले हम छोटी संख्या 2 से ट्राई करेंगे। ये देखिए 5 से भी कटेगा। ठीक, हमारा रूल है कि हम पहले छोटी अभाज्य संख्या से चेक करेंगे, अगर उसी से कट गया तो उसके आगे नहीं जाएंगे। 510 है, ये 5 से भी कटेगा। ठीक, लेकिन हम काटेंगे 2 से। समझिए बात को, क्या हमने कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले काटेंगे इसे, इसलिए हम अपने रूल के अनुसार पहले से उसी से काटेंगे। अभी देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, फिर 2 पच्चे 10। ठीक, आप देखिए अब हम इसको 5 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा। देखिए क्या है 5 4 9, कितना 3 से कटेगा, 5 2 7, 7 4
7 3 10 दोबारा 5 से आप काटेंगे कितना, अंत में देखिए क्या है 5 है, या तो 0 हो तो 5 से पूरी तरह कट जाएगा। ठीक, अभी आप इसको 3 से देखिए, पहले हम इसको ट्राई करेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से चेक करते हैं, 3 से हम पहले चेक करेंगे। 8 3 24, 3 8 24 हो गया, 3 5 15। अभी हमने कैसे बताया है, 3 के विभाज्यता का नियम हमने आपको बताया है। वे समस्त संख्याएं जिनका योग, जिन संख्याओं का योग 3 से कट जाएगा वो संख्या भी कट जाएगी। अभी इसका योग कितना होगा, 2 + 5 + 5 कितना होगा इसका योग, 5 5 10 2 12 हो गया ना। 12 को 3 से काटेंगे, 3 से 12, यानी ये संख्या कट गई तो 3 से कटेगी। अब देखिए 85 के मामले में क्या होगा, 8 5 13, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो आप इसके आगे की संख्या ट्राई कीजिए। तब हम काटेंगे 5 से, 5 से काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 5 1 5, 5 7 35। अब देखिए 17 तो कटेगा नहीं, आप इसको 17 लिख लीजिए। अब देखिए हम इन सब चीज़ों को मिटाते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए लगाया गया था, बोर्ड पे जगह कम पड़ जाती है ना। अब देखिए हम क्या है इसमें हमारा क्या है, उसके बाद 92 92 का हम निकालेंगे इसी तरीके से। ठीक, 92 निकालने के लिए हम पहले सबसे छोटी संख्या ट्राई करेंगे। 2 से कट गया, 2 चौक 8, 2 छक 12, उसके बाद 2 2 4, 2 3 6 हो गया। उसके बाद 23 कटेगा भाई, सवाल है नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, कटेगा किसी से, देखो ट्राई करो। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 17 से, यानी खुद ब खुद एक अभाज्य संख्या है। ठीक, ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा। ठीक, अभी देखिए क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये एचसीएफ गुणे एलसीएम की हमें जांच करनी है, यानी इस चीज़ की, यानी यहाँ ये क्या है 510 और यहाँ क्या है 92, तो यहाँ भी वही है 510, यहाँ है 92 और यहाँ है 510 और यहाँ है 92। अभी देखिए ये हमको मान बराबर रखना। अभी देखिए पहले इसको लिखेंगे क्या, एचसीएफ इंटू पहले हम इसको इरेज करके थोड़ा कलर चेंज करें। देखिए एक तरह से कलर रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। वाइट करते हैं क्या हमारा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए एंड बी। ए एंड बी क्या है हमारा, ए 510 है, 92 क्या है हमारा बी है। ठीक, तो हमारा क्या है एचसीएफ, एचसीएफ क्या आया है देखिए 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब देखिए बीच में गुणा का निशान है, उसमें क्या आएगा 2 गुणे 23 इंटू इक्वल टू 510 गुणे 92। बस ये आपको चेक करना। ठीक, आप इन दोनों का गुणा कर लेंगे और उसके बाद आप इन दोनों का। ठीक, देखिए आप गुणा कैसे करते हैं, पहले हम आपको बता दें गुणा। देखिए आप इसको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इसमें से इसमें आप कर नहीं पाएंगे, तो आपको हम बेसिक से बताते चलते हैं, आप मल्टीपल भी यहाँ पे सीख जाएंगे। अभी देखिए इन सब चीज़ों को हम इरेज करते हैं, हम करेंगे अब गुणा करेंगे। अगर ये दोनों संख्याएं बराबर हो गए तो समझ लीजिए हमारा ये सवाल सही लगा, यानी इधर का गुणा करेंगे इधर और इधर का गुणा करेंगे इधर, अगर दोनों बराबर आ गया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए गुणा करना तो थोड़ा जगह लगेगी। ठीक, गुणा कैसे करते हैं, अभी देखिए हमारा 510 का गुणा करना किससे 92 का। ठीक, देखिए इसमें पहले 2 है ना, तो 2 का गुणा पहले हम सब में करेंगे। पहले क्या 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 2 का 2 से करेंगे और 2 का 5 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा 10। अब देखिए जब दूसरी संख्या से हम गुणा करेंगे तो उसको लिखते वक्त इस पहले अंक को छोड़ के इसके दूसरे अंक के नीचे से लिखेंगे। 9 का गुणा 0 में करेंगे तो 9 0 0 हो जाएगा, 9 का 9 5 45, 9 5 45 हो जाएगा। ठीक, इसको अब जोड़ेंगे, 0 हो गया यहाँ, 2 यहाँ, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 5 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 6,
6 के बाद आपका 4, यानी आपका इधर का कितना आया, 4 6 9, उसके बाद क्या है 2 0। ठीक, अभी देखिए हम इन सब का मल्टीपल करना, ठीक, इनका हमको गुणा करना। ठीक, अब देखिए 3 से गुणा आप कर रखे हैं, 2 से 3 का मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 6, 6 से 5 में गुणा करेंगे आपका कितना आएगा 30। ठीक, अब देखिए कितना हो गया 6 25 30, 30 यहाँ आ गया। अब 30 में आपको करना है 17 से गुणा। अभी एक ये हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ तक एक संख्या थी ना, एक ये है, ये एक संख्या का 510 का यहाँ तक है ना। उसके बाद आप देखेंगे ये दूसरी संख्या का है। ठीक, उसको आप करेंगे, हम पहले इसको कर लें 17 0 17 यहाँ 51, यानी देखिए 510 ये आ गया। इसका कितना आया मान 510। तो जब इसका आप गुणा करेंगे 2 दूना 4, 24 100 का कितना होगा 92। ठीक, 92 हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए आपका 92 आ गया। इसके पहले हमने किया, देखिए 510 गुणे 92 किया तो हमारा कितना आया 4692। इसी तरीके से इसका मल्टीपल करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया, यानी ये बराबर हमने इसको सिद्ध कर दिया। ये इसी तरह आपको लगाना था, बस आपको देखिए इसी तरीके से लगाना था, ज़्यादा नहीं मेहनत करनी थी, बस आपको यही प्रोसेस फॉलो करना था। उसके बाद देखेंगे हमारे कुछ क्वेश्चन ये हैं, क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या इसके पहले हमने ये सवाल लगाया है। ठीक, क्या अभी देखिए यहाँ पर 3 संख्या है, इसमें से एक लगाऊंगा मैं केवल, जो आपको लगता है कि सबसे कठिन मैं उसी को लगाऊंगा। ठीक, अभी देखिए क्या है, ये तो बहुत आसान है। 17 खुद ही अभाज्य संख्या है, 23 खुद ही अभाज्य संख्या, 29 खुद ही अभाज्य संख्या, बस तीनों का गुणा कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद आप देखिए क्या है इनका, यार देखिए हम बता रहे हैं इनका देखिए एचसीएफ क्या होगा। अभी देखिए हम आपको बता रहे हैं, एक क्वेश्चन है मज़ेदार, इसमें आप लोग फंस सकते थे। हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं 17 23 और 29। अब आप बताइए 17 आप किसी संख्या से काट सकते हैं, 1 और 17 को छोड़ के, 1 और 17 के छोड़ के आप किसी संख्या से काट सकते हैं नहीं, तो ये आपकी अभाज्य संख्या होगी। 23 आप 23 को इसी तरीके से 23 को 1 और 23 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं काट सकते। और इसका देखिए कितना है 29 और 29 को आप 29 और 1 के अलावा किसी संख्या से काट सकते हैं नहीं, तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए अगर सभी आप बता दें एचसीएफ, आप एचसीएफ के लिए एक लाइन लिख लीजिए। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, अगर इसको आपने याद कर लिया, अभी आपसे हम पूछे इसका एचसीएफ क्या होगा, तो अगर आप ये बात जानते होंगे तो आप डायरेक्ट कहेंगे तो इनका एचसीएफ 1 होगा। ठीक, अभी आप ये लाइन जो मैं लिख रहा हूँ इसको अच्छे से आप स्टार लगा के लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन बड़े भी एग्जाम में पूछते हैं, ऐसे लिख देंगे इसका पूछेगा एचसीएफ क्या होगा। जो बच्चे यहाँ से नहीं अच्छे से पढ़ते हैं उनका गलत हो जाएगा। एचसीएफ मतलब देखिए सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। ठीक, ये बात याद रख लीजिएगा, इसमें सभी संख्याएं अभाज्य हैं तो इनका एचसीएफ क्या होगा 1। अब एलसीएम के लिए एलसीएम, ये बातें याद लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए, माइंड में रहना चाहिए। अभी एग्जामिनर आपको बचाने के लिए ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के देता है, जानबूझ के ही आपको फंसाएगा। अब एलसीएम क्या है, सभी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन्हें अभाज्य संख्याओं का
गुणनफल होता है। देखिए अभी देखिए 17 इंटू 23 इंटू 29, यही इनका एलसीएम, बस इसी तरीके से इसको लिख देना है। अभी जब इसको देखिए, इसको जब गुणा करेंगे तो आपका कुछ रिजल्ट आएगा, वही आपका एलसीएम रहेगा। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। हमने यहाँ पे आपके लिए परिभाषा लिख दी है, आप आसानी से और तसल्ली से एक बार दो बार देखिए। अभी देखिए हमने क्या कहा, एचसीएफ, इसको लिख लीजिए, ये नोट डाउन। यह किसके लिए है? ये सिर्फ अभाज्य संख्याओं के लिए ही ये बातें हैं। ये मत समझना कि इसके लिए भी आप एक ही इसका एलसीएम होगा। इसमें देखिए क्या है, ये एक हो गया भाज्य संख्या, ए भी भाज्य संख्या, ए भी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याओं का आपका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप इस तरीके से निकालेंगे, समझ गए ना? इसी तरीके से 9 का आप निकालेंगे, इसी तरह आप 25 का निकालेंगे। लेकिन आपको मैंने 20 वाला क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा कि आप इसमें बचेंगे, फंसेंगे। ये देखिए एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, इतने में आपको बजा देता, लेकिन हमने देखिए सोचा कि आप बजे नहीं। देखिए क्वेश्चन तो सेट होगा यहीं से, एक कन्फर्म है, क्वेश्चन यहीं से सेट होगा। क्वेश्चन आपका इन्हीं टॉपिकों से सेट होगा और इसी तरीके से क्वेश्चन देता है। टाइम कम लगता है लेकिन समझने में बहुत टाइम लगेगा आपको। देखिए लगाने में कम टाइम है लेकिन ऐसे सवालों को समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इधर उधर की ना बातें सुनकर आप क्लास को चुपचाप देखते रहिए। ना समझ में आए तो एक बार और देख लीजिए। कौन सा अभी आपका एग्ज़ाम है, अभी देखिए एग्ज़ाम के दौरान हम आपको जो लेसन वाइज है ना, जो जिन क्वेश्चनों को आने की प्रबल संभावना रहेगी उन पे इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, आप क्वेश्चन देखते ही कहेंगे ये क्वेश्चन तो हमको आ रहा है वैसे ही। अभी देखिए हमने क्या कहा, एचसीएफ, यानी कि सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक होता है। इस बात को याद रखिए। इसका क्या एचसीएफ होगा, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ एक। और उसके बाद आप देखिए एलसीएम सभी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन्हीं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। मैंने बोला ना इन्हीं संख्या। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, मैंने अभी आपको एचसीएफ नहीं बताया। एचसीएफ वह होती है, वह बड़ी दी हुई संख्या की वह बड़ी संख्या होगी, जो वह बड़ी संख्या होगी जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए एक 17 को वही पूरी तरह काटेगा, 23 को भी और 29 को भी। अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम का मामला ये है, आपको बता दें, एलसीएम दी हुई संख्या से विभाजित होगा, दी हुई संख्या से विभाजित। जैसे 17 और 23 और 29 इन तीनों का जो गुणनफल आएगा ना, जैसे मान लीजिए 5000 आया इसका गुणनफल ना, तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, बस यही समझ लीजिए एलसीएम है। अभी चलते हैं हम अगले, हमारा क्या है इसमें, देखिए क्या कहा है, ये क्या है, इसका एचसीएफ, यानी ये देखिए क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये आपका बी है। ठीक, तो क्या कहा, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए अगर आपको एचसीएफ दिया है तो हमने आपको एक सूत्र लिखवाया है। क्या लिखवाया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक, तो आपको क्या दिया है, एचसीएफ दिया है 9 इंटू एलसीएम। ठीक, एलसीएम है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है और हमारी संख्याएं क्या हैं, हमने बताया आपको ए है और ए बी है। ठीक, तो हम ए और बी की जगह इन संख्याओं को लिख लेंगे। 306 इंटू हमारा 60657। ठीक, अब इस तरीके से आप करेंगे तो देखिए आपका क्या होगा, एलसीएम बराबर ये संख्या आपकी यहाँ जाएगी और उसके बाटे में पड़ी जाएगी। ठीक, 306 इंटू 657/9। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका एलसीएम क्या मिलेगा। अभी आप इसको कई तरीके से लगा सकते थे, इसका एलसीएम इस पीछे भी आप लगाएं, लेकिन आपको जब एचसीएफ दे दिया है ना तो आपको इसी सूत्र से लगाना ही पड़ेगा, समझ लीजिए बात को। अब आपका 306 इंटू 657, उसके बाद बटे में हम 9 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप इनका मल्टीपल करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक, अभी आप काम कर रही है इन दोनों में, इसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए। ठीक, 9 से अगर आप भाग देंगे तो क्या रहेगा आपका रिजल्ट, क्या आएगा आपका रिजल्ट। अगर आप इसको 9 से भाग देंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा,
जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक। इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि आपका रिजल्ट क्या आया। जो रिजल्ट आएगा वही इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा, ठीक। इस बात को ये मैं आपको छोड़ना होमवर्क है, कल मैं इस चालू करूँगा ना। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे छोड़ना चाहिए जहाँ से बच्चे अट्रैक्ट होंगे। आपको यहाँ देखिए आपको ये छोड़ा गया इसलिए ताकि आप इसमें कुछ मेहनत करें, ठीक। आप इसको रिजल्ट इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर यहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं आया, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिएगा इस वीडियो में, और आप फिर तो हम इसको लगवाएंगे ही आपसे। अभी देखिए हमारे बहुत से क्वेश्चन बचे हैं, ठीक। अभी देखिए ये क्या है, हमने कहा यहाँ पे यन है, यन है, ठीक, यन है। और यहाँ पे देखिए वो जो 4 यन वाला क्वेश्चन था ना, इसी प्रकार से था, इसी प्रकार से आप इसको वहाँ पे मैंने 6 यन वाला भी आपको सॉल्व करवाया था। 6 यन ना इस तरीके से 2 × 3 इसकी पावर यन इक्वल टू 2 की घात × 3। तो बस आपको वही वाली लाइन लिख लेनी जो 4 यन पे पहले लिखा था, ठीक। देखिए ज़्यादा लोड नहीं लेने का। अभी क्या है, अभी मैंने आपको समझाया ना क्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसको हम कल से सॉल्व कराएंगे, वो वाला आपको सॉल्व करवाएंगे। और इसके बाद आपकी इसमें एक है वो, जैसे आपको सिद्ध करना रहेगा √2 प्रमेय संख्या है, ये इस टाइप के प्रमेय आपको हम सॉल्व करवाएंगे। बस यही आपकी लास्ट है। तब तक मिलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक। कल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें लगता कि आपको समझ में आएगा क्योंकि हमने मेहनत बहुत की है इसको बनाने के लिए। धन्यवाद, तब तक मिलते हैं।